हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 2 की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको निर्माण कैंपस के YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। हम अभी पढ़ रहे थे ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस यूनिट 20। इसमें हमने ये देखा कि जो अपवर्ड ग्रोथ कर्व होती है वो ये इंडिकेट करती है कि बच्चा ग्रो कर रहा है और वो हेल्दी है, और ये जो फ्लैट ग्रोथ कर्व होती है वो ये इंडिकेट करती है कि बिल्कुल भी कोई वेट गेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है और उसको अटेंशन की ज़रूरत है। अब जो डाउनवर्ड ग्रोथ कर्व होती है वो ये इंडिकेट करती है कि बच्चे का वेट कम हो रहा है। ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और प्रॉपर इमीडिएट एक्शन लेने वाली बात है। एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें कि इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है जब जो न्यूट्रिशनल ग्रेड होती है वो गिरने लग जाती है। अगर आप ग्रोथ चार्ट की तरफ देखेंगे जो कि फिगर 20.4 में है, आपने नोटिस किया होगा कि ग्रोथ चार्ट में 4 लाइंस हैं जो कि न्यूट्रिशनल ग्रेड्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि ग्रोथ कर्व की जो पोजीशन है वो कौन से कर्व में कौन सी ग्रेड आती है। जो कर्व्स होते हैं जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व है। ये जो कर्व है, अगर ये कर्व अपवर्ड जाने की बजाय नीचे की तरफ आती है ना, मतलब कि नॉर्मल लाइन से बिलो होती है और जो दूसरी कर्व है उसके ऊपर होती है, तो ये अंडर नरिश्ड माना जाता है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है। अब जो कर्व है अगर उसकी पोजीशन लोअर हो जाए तो डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन जो है वो हाई हो जाता है। जो ग्रेड्स ऑफ माल न्यूट्रिशन है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम ग्रोथ को कैसे मॉनिटर करेंगे, ग्रोथ चार्ट के ऊपर वेट को कैसे प्लॉट करना है, जो कि हमें बाद में बच्चों के माल न्यूट्रिशन के ग्रेड्स को डिटर्मिन करने में मदद करता है। अब एक नोट है कि एक बच्चा जो हर महीने वेट गेन नहीं कर रहा है, एक अपवर्ड कर्व की तरह इंडिकेट कर रहा है, नो मैटर व्हाट न्यूट्रिशनल ग्रेड ही और शी इज इन नीड्स अटेंशन। कोई मैटर नहीं है कि उसका न्यूट्रिशनल ग्रेड क्या है, ठीक है, पर उसको अटेंशन की ज़रूरत भी होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का है वो है ग्रोथ के पैटर्न को एनालाइज करना और एप्रोप्रिएट एक्शन को लेना, जैसे कि अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। एनालिसिस एंड फॉलो अप एक्शन। जब अब हमने ग्राफ को, कर्व्स को प्लॉट कर लिया, ठीक है, और ग्रोथ कर्व के ट्रेंड को डिटर्मिन कर लिया कि बच्चा ग्रो नॉर्मली कर रहा है या नहीं, तो जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ग्रोथ मॉनिटरिंग का वो है एनालिसिस।
एनालिसिस में क्या होता है कि हमें वो फाइंड आउट करना है कि बच्चे के लास्ट मंथ्स में बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे कि जो बच्चे की ग्रोथ पैटर्न थी वो इस तरह से रुक गई है, और अब हमें अगर ज़रूरत है तो रेमेडियल एक्शंस भी ले लेने चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर बच्चे की ग्रोथ कर्व फ्लैट है या डाउनवर्ड है तो हमें मदर से ये फाइंड आउट करना चाहिए कि बच्चे को लास्ट पिछले मंथ्स में बच्चे को क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। कई रीजंस हो सकते हैं बच्चे की पुअर ग्रोथ के, जैसे कि बीमारी, डायरिया, मीजल्स, फीवर, कोल्ड, कफ, है ना, या बच्चे के पार्ट पे ही कोई अनविलिंगनेस हो सकती है कि बच्चे ने कुछ खा लिया, या बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस करने में डिले हो गया। हमें मदर से ये फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है जिसके कारण बच्चे की जो ग्रोथ है इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो रही है। सपोज अगर मदर ने कोई इलनेस को डिस्क्राइब कर दिया, फिर आप उससे पूछिए कि उसने बच्चे के लिए क्या किया है। क्या उसने बच्चे को इलनेस के लिए कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है? क्या वो इलनेस के ड्यूरिंग उसने फीडिंग को कंटिन्यू किया था? क्या उसने बच्चे को कोई एक्स्ट्रा फूड खाने को दिया था जब उसकी बीमारी ख़त्म हो गई थी? इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से क्या होता है कि अगर हमने बच्चे के लिए कोई रेमेडियल एक्शन को प्लान करना है तो उसमें आसानी हो जाती है, जिसको जब हम फॉलो करते हैं वो बच्चे की ग्रोथ को प्रमोट करेगी। ये जो टास्क है ये बहुत ही सिंपल दिखता है, पर जब आप इसकी तरफ एक्स्ट्रा ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि मदर्स की फुल पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को आपको मिलेगी इस रिस्पेक्ट में कि बच्चे की जो ग्रोथ फेलियर हो रहा है उसकी रिकॉग्निशन में कि कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और क्या एक्शंस जो हैं मदर ने लिए उसको करेक्ट करने के लिए। आप मदर को बच्चे का ग्रोथ चार्ट दिखाओ, फिर उसको ग्रोथ कर्व को एक्सप्लेन करो और डिस्कस करो कि बच्चे के साथ ग्रोथ ट्रेंड जो है वो क्या है। फिर ये फाइंड आउट करना कि बच्चे के साथ क्या हो रहा था, उसके अकॉर्डिंगली ही जो भी कोई स्पेसिफिक एक्शंस हैं उसको प्लान करना, ताकि बच्चे की हेल्थ को और भी प्रमोट किया जा सके कि बच्चे को हमने क्या देना है। अब एक एग्जाम्पल है फॉलो अप एक्शन। अगर किसी बच्चे को डायरिया है तो आप उसकी मदर से पूछिए कि क्या उसने अपने बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कोई एडिक्वेट फ्लूइड्स दिए थे पीने के लिए। ये श्योर करना कि क्या वो ये समझ रही है कि ओरल डिहाइड्रेशन को कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है, और क्या उसको इस चीज़ की समझ है कि जब उसका बच्चा बीमार है तब बच्चे को कॉन्टिन्यूसली फीड करने की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या होती है। कहते कि अगर वो जब बच्चा बीमार है तब भी वो फूड के साथ ही चलती है, तब हमें उसको एक्सप्लेन करना है बच्चे का ग्रोथ कर्व दिखाते हुए कि कैसे बच्चे की जो ग्रोथ है वो फेल हो रही है, वो नीचे की तरफ को जा रही है। हमें उसको इम्प्रेस करना है कि उसको एक्स्ट्रा फूड कि बच्चे को हर दिन एक्स्ट्रा फूड देना है ताकि बच्चा जो है वो अपनी कम होती ग्रोथ से रिकवर कर सके, और दूसरी तरफ क्या है वो अपनी गुड हेल्थ को अचीव कर सके। दूसरी तरफ क्या है कि अगर ग्रोथ जो है
वो फेवरेबल होती है, जैसे कि अपवर्ड ग्रोथ कर्व में दिखाया गया है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं करने के लिए। एक बार दोबारा से यहाँ पर सेम प्रिंसिपल है कि हमें मदर को ग्रोथ कर्व दिखानी है और उसको बताना है कि ये जब अपवर्ड को ग्रोथ कर्व जा रही है तो इसका मतलब ये अच्छी है। इसके बाद क्या है, ये फाइंड आउट करना कि कौन से फैक्टर्स हैं जो पिछले कुछ महीनों में बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे थे। ये सारा कुछ देखना कि बच्चा क्या खा रहा था, क्या कर रहा था, क्या वो कोई स्पेसिफिक एक्शंस ले रहे थे बच्चे की ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए। हमें मदर को अपलॉड करना है और उनको एनकरेज करना है कि जिस तरह से वो बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह से बच्चे का पालन पोषण करेंगे तो बच्चे की जो ग्रोथ है उसके बच्चे के ऊपर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जितनी भी डिस्कशन हुई है उससे ये पता चला है कि मेजरमेंट यानी कि मॉनिटरिंग पहले करनी चाहिए, उसके बाद एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि बच्चे की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई फॉलो अप एक्शन लेना होता है कि बच्चे के लिए अब क्या करना चाहिए। ये हमें कब पता चलता है, तभी पता चलता है अगर हम उनको इंटरप्रेट करेंगे और कोई भी रेलेवेंट एक्शन हम लेंगे जिससे कि मदर को सपोर्ट करने में हम मदद कर सकते हैं जब बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है, और तब जब बच्चा की ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है तब भी उसको मदद मिलेगी। अब जो ग्रोथ चार्ट के ऊपर डाटा प्लॉट किया गया था वो और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कहते कि वो एक्सीलेंट बेस है एनालाइज करने का और बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने का कि कौन से बेनिफिशरीज हैं जो एलिजिबल हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के लिए। किसी भी गवर्नमेंट फीडिंग प्रोग्राम के अंडर, जैसे कि ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे करना है। कहते कि बच्चे जिनको पूरे 3 महीने के लिए जब ऑब्जर्व किया गया तब उन बच्चों ने कोई भी वेट गेन नहीं देखा गया, इसीलिए उनको सप्लीमेंट्री फूड देना ज़रूरी हो गया, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना ज़रूरी हो गया। ऐसा फूड प्रोवाइड करना जो कि 300 कैलोरीज जो हैं एनर्जी की दे सके और 10 to 8 ग्राम प्रोटीन दे सके। बच्चे जिनकी ग्रोथ कर्व गिर गई है, मतलब जो कि ग्रेड 2 माल न्यूट्रिशन के बीच में आ गए हैं, सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में आ गए हैं ग्रोथ चार्ट के, उसको हमें सप्लीमेंट्री फीडिंग देके उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद जो बच्चे ग्रेड 3 या 4 के माल न्यूट्रिशन में आ गए हैं, माल न्यूट्रिशन के 3 या 4 ग्रेड में आ गए हैं, यानी कि थर्ड लाइन से लेके फोर्थ लाइन और फोर्थ लाइन से नीचे जो हैं आ गए हैं, उस टाइम पे हमें बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड की डबल क्वांटिटी जो है वो देनी चाहिए आंगनवाड़ीज़ में। इसके साथ साथ क्या है कि उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी रेफ़र कर देना चाहिए कि वहाँ जाके भी वो अपना चेकअप करवा सकते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 4। इसके बाद आती है चैप्टर 20 की समरी ग्लॉसरी। ये चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 के आंसर्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे अनेक्शर्स, अपेंडिक्स, जो हम बीच में स्टडी करते थे कि ये अपेंडिक्स हमारे चैप्टर के एंड में आएगा इस ब्लॉक के। सबसे पहले है वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी। अब वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी क्या होती है? वैसे तो इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि जब
एक औरत किसी दूसरे औरत के साथ अपनी नॉलेज शेयर करती है या स्किल्स शेयर करती हैं या अपना कॉन्फिडेंस शेयर करती हैं, तब हम उसको बोलेंगे वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी। ये जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी सारी एजम्पशंस के बेस के ऊपर बनी हुई है। जैसे कि कहते कि ये वुमेन्स में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं। कई वुमेन्स में लीडरशिप स्किल्स होती हैं। कई वुमेन्स घर पर ही सेल्फ रिलायंस जो है वो स्टार्ट कर लेती हैं, और वुमेन्स ही होती हैं जो कि फैमिली की मेन केयर टेकर होती हैं, और वुमेन्स ही होती हैं जो कि अपनी फेलो वुमेन द्वारा इजीली दिया जाने वाला मैसेज या प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर लेती हैं। कहते कि आप एग्री करते हैं कि ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं ये ज़्यादातर इंडिया में रूरल कम्युनिटीज़ में पाए जाते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स हाँ है तो आप न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन की फील्ड में आपको काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी की मदद से। अब हम इसके प्रिंसिपल्स और प्रोसेस देखेंगे कि वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी का क्या प्रिंसिपल है और क्या प्रोसेस है। प्रिंसिपल्स क्या हैं वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी के? वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। एक तो कि जो कम्युनिकेशन है वो उसका इंडिविजुअलाइज्ड होना ज़रूरी है। मतलब एक औरत से दूसरी औरत के बीच में ही कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन, स्किल और कॉन्फिडेंस की शेयरिंग होनी चाहिए, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब शेयरिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप खड़े होकर लेक्चर दे रहे हो, उनको टीच कर रहे हो या कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। इस तरह का मेथड जो है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। होम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, है ना। कि जो लर्निंग है, जैसे आपने कोई एग्जांपल्स देनी है या कुछ उनको सिखाना है तो वो होम बेस्ड एग्जांपल्स दे के भी आप उनको बता सकते हो। लर्निंग बाय डूइंग, है ना। कोई भी काम है जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तब तक हम उसको नहीं कर पाते हैं। फाइंडिंग लोकल आंसर, है ना। मतलब कोई भी सल्यूशन है उसके लिए जो लोकली आंसर्स अवेलेबल होते हैं उसी को ही फाइंड आउट करना। इसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब उनको ये सिखाना कि आपने कोई भी सिचुएशन है उसकी प्रॉब्लम का खुद से ही मैनेजमेंट करना है। प्रोसेस ऑफ वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी, कहते कि अब हम इस स्ट्रेटजी के प्रोसेस के गो थ्रू जाएंगे जो कि हमें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको हम कंसीडर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटीज़ में एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। पहला स्टेप इस स्ट्रेटजी में क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल की वुमेन, मतलब जो लोकल एरिया है उसमें ही हमने एक वुमेन को आइडेंटिफाई करना है, स्पेशली जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा सिंपल क्या है, हमें जो लोकल किसी लोकेलिटी में वुमेन रहती हैं हमें उनको इंटरव्यू करना है। क्या क्या क्वेश्चंस हमें उनको पूछने हैं, जैसे कि आप जब अपना फ्री टाइम होता है आप किससे मिलते हैं, किससे ज़्यादा बात करते हैं, या उनको कहना है, पूछना है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़्यादा किससे कंसल्ट करते हैं। कोई भी नई प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने से पहले आप किसी अपने रिलेटिव, फ्रेंड या नेबर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस पूछने के बाद हम ये जो डाटा फिर कलेक्ट करते हैं उससे हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है कि वो ज़्यादा बार किसको रेफ़र करते हैं, ज़्यादा औरतें जो होती हैं वो क्या ऑप्शन को चूज़ करती हैं, किसको रेफ़र करती हैं। इन वुमेन्स को हम लोकल की वुमेन या ओपिनियन लीडर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीडी वुमेन।
कैसे जो नीडी वुमेन्स हैं हम उनको अप्रोच करके इस तरह से कर सकते हैं। अब अप्रोच कैसे कर सकते हैं? हॉस्पिटल साइट में जहाँ पर जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को, जो बीमार बच्चे होते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके आती हैं। या फिर किसी न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके आती हैं, या फिर घर पर ही की वमेंस, जो लोकल की वमेंस ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं उनके थ्रू जो है उन तक, नीडी वमेंस तक अप्रोच की जाती है। कब अप्रोच की जाती है? जबकि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं। इन तरीकों के थ्रू जो नीडी वमेंस होती हैं उनको अप्रोच किया जा सकता है, इसीलिए ताकि जो भी कोई प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रही हैं उनके बारे में उनको एजुकेट किया जा सके। अब ये वमेंस का जो ग्रुप होता है वो साइकोलॉजिकली रेडी होना चाहिए कोई भी मैसेज को रिसीव करने के लिए, ताकि वो इस मैसेज को एक्सेप्ट करके जो भी कोई प्रैक्टिस उनको बताई जा रही है वो अपने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकें, और वो उनके लिए तभी बेनिफिशियल होगी जब वो उस अप्रोच को यूज़ करेंगे। अब हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है की वमेन की भी और नीडी वमेन की भी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैसेज को ट्रांसफ़र करनी। मैसेज को ट्रांसफ़र करना या फिर न्यूट्रिशन एजुकेशन से प्रैक्टिस करना की वमेन को। मैसेज को ट्रांसफ़र करना की वमेन को मेनली ये है। अब न्यूट्रिशन एजुकेटर जो होता है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर मैसेज को ट्रांसफ़र करता है की वमेन को। आप भी न्यूट्रिशन एजुकेटर हो सकते हैं। ये जो मैसेज है ये किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है हो सकता है, कोई भी टॉपिक जो प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, जैसे कि डायरिया, अनीमिया, है ना। और जो रिसीवर हैं वो कोई भी नीडी वमेन या कोई भी की वमेन जो है वो हो सकती है। अब मैसेज जो है उसको डिज़ाइन किया जाएगा प्रॉब्लम से रिलेटेड मिसकंसेप्शन के बेसिस के ऊपर, जो कि प्रॉब्लम कम्युनिटी में अभी चल रही है। के प्रति जो है मैसेज को बनाना, जैसे कि आगे इन्होंने भी डायरिया की एग्जांपल दी हुई है। पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिसकंसेप्शंस क्या है। फिर हमें तरीकों को सोचना है कि कैसे हमें इन मिसकंसेप्शंस को हटाना है, यानी कि इरेज करना है। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। ये जो मैसेज है इसको हम लेक्चर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। पर लोगों में हम लेक्चर के थ्रू इस मैसेज को दे सकते हैं,
है ना। पर हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जो मैसेज देना है वो एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होनी चाहिए। मतलब हमें कोई एज अ टीचर जो है वो उनको नहीं प्रोवाइड करना है कुछ भी, है ना। हमें इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होनी चाहिए और फ्रेंडली बिल्कुल लोगों से डील करना है, डायलॉग अप्रोच रखनी है एजुकेटर के बीच और लोकल की वमेन के बीच में। अब जैसे कि वो एक दूसरे से बात करते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन मिक्सचर को कैसे प्रिपेयर करना है ना। वो जैसे हमने एक को एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे ने उसको बना लिया, ठीक है। इसी तरह से क्या है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड को एम्फसाइज किया जाता है। पानी की एग्जैक्ट मात्रा को लेने के लिए एक हाउस होल्ड मेजरमेंट ही यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। मतलब एक हाउस होल्ड वेसल लेके वही उसको यूज़ करना है। उसमें एक पिंच सॉल्ट और एक स्कूप शुगर का बड़े ही ध्यान से डालना है। इसको हम कहेंगे कि प्रॉब्लम का ये एक लोकल आंसर है। इसी कारण से जो वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी है वो सिस्टेमेटिक होती है और उसमें डोर टू डोर कैंपेन जो होता है वो चलाया जाता है। अब इक्विपमेंट जो यूज़ किए जाते हैं वो पूरी तरह से इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी होते हैं। इसीलिए ये होम बेस्ड लर्निंग के प्रिंसिपल्स को फुलफिल करते हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को लीड करते हैं क्योंकि जो मदर और वमेन है वो अपने आप ही इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में इन्वॉल्व होती है। सिर्फ गाइडेंस जो है वही प्रोवाइड की जाती है एक एजुकेटर द्वारा जब जहाँ पर नेसेसरी हो। सेकेंड स्टेप में क्या है, द की वमेन इज इक्विप्ड विद मैसेज। जो की वमेन होती है अब वो मैसेज के साथ इक्विप्ड होती है। उसके पास अब एक मैसेज होता है। अब उसकी बारी होती है कि वो इस मैसेज को नीडी वमेन्स तक पहुंचाए कम्युनिटी में। उसके बाद आता है स्टेप 3। हम अभी ये सीखेंगे कि इस मैसेज को एक की वमेन जो है या एक नीडी वमेन जिसको न्यूट्रिशन एजुकेटर ने मैसेज दिया था वो कम्युनिटी में अब दूसरे लोगों तक वो मैसेज को कैसे पहुंचाती है। कॉन्टिन्यूज ट्रांसफर ऑफ मैसेज और प्रैक्टिस। वमेन्स के बीच में जो नीडी वमेन होती हैं या की वमेन होती हैं जिसके पास मैसेज होता है, स्किल और कॉन्फिडेंस होता है प्रॉब्लम को हैंडल करने का। वो एक मॉडल की तरह एक्ट करती हैं कम्युनिटी में
बाकी लोगों के लिए। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जो वमन है वो अप्रोच करती है, जो वमेन अप्रोच करती है उनको हम बोलते हैं वमेन लीडर्स या मॉडल वमेन, जिनमें कि कॉन्फिडेंस होता है जब वो क्राइसिस में होती हैं तब भी। जब मैसेज एक की वमेन या नीडी वमेन सीख लेती है, फिर वो बाकी फॉलोअर्स, चाहे वो इंडिविजुअल में हो चाहे वो ग्रुप्स में हो, वो उनके साथ शेयर ज़रूर करेगी। जो कम्युनिटी में वमेंस होती हैं वो वमेंस के साथ ही कंसल्ट करती हैं, इसीलिए उनमें ग्रुप्स में भी कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। ज़्यादातर इंडिविजुअली जो है वो कॉन्फिडेंस होता है। जो इस तरह की शेयरिंग और कंसल्टेशन है ये की जाती है तब इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी होती है जब वमेन जो है पानी कलेक्ट करने जाती हैं या अपने घर पर होती हैं। इसी कारण से जो वमेन है वो बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड होती है और स्किल्ड होती है। मैसेज और स्किल जो है वो कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र की जाती है औरतों के बीच में, जितना कि औरत को इसकी ज़रूरत महसूस होती है किसी भी पर्टिकुलर मैसेज या स्किल की। आगे है कि जो न्यूट्रिशन एजुकेटर है वो क्या करता है, उसकी एक स्ट्रेटजी है। इसमें क्या दिखाया है कि न्यूट्रिशन एजुकेटर ने पहले एक की वमेन को इस कम्युनिटी में मैसेज दे दिया, एक की वमेन को इसमें दे दिया और एक की वमेन को इसमें, यानी कि टोटल 3 की वमेन्स हो गई। इसने आगे 3 को मैसेज दिया, इसने आगे 2 को दिया, इसने आगे 4 को दिया, तो टोटल 9 जो थी वो हो गई नीडी वमेन। इसीलिए जो वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी है वो नॉलेज की इफ़ेक्टिव ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़रूरी होती है। किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज के लिए। ये प्रूव किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। अब हम इस तरफ देखेंगे कि कई प्रॉब्लम्स जो हैं, कई प्रॉब्लम एरियाज़ जो हैं जिसमें वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी ही सूटेबल होती है। जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डायरिया एक है, और भी हैं अनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फेंट्स की केयर, प्री नेटल केयर और चाइल्ड स्पेसिंग। और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसको कि न्यूट्रिशन और हेल्थ के कंटेक्स्ट में थोड़ा विचार करना चाहिए। यहाँ पर भी उन्होंने वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी कैसे बताई है। न्यूट्रिशन एजुकेटर है, उसने 3 की वमेन्स को बता दिया, इसने आगे 3 को बताया, इसने आगे 3 को बताया और इसने आगे फिर 3 को बताया। अब इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं?
ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होती है और कॉन्टीन्यूसली इसका इम्पैक्ट वमेन के ऊपर होता है। ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करने में मदद करती है। Implementation of women to women strategy in the communities। वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी को अब बहुत सारे रिसर्चर्स ने यूटिलाइज कर लिया है। बहुत सारे कम्युनिटी एजुकेटर्स के ट्रेनर्स हैं, कम्युनिटी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स ने इंडिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कम्युनिटीज़ में इनको जो है अडेप्ट कर लिया है, इंडिया में भी और दूसरी कंट्रीज़ में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर बात करें, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इंसेंटिव्स देते हैं उनकी सक्सेस के बेस के ऊपर कि उन्होंने वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी को कितना यूटिलाइज किया है डायरिया को मैनेज करने के लिए। अब ये जो सक्सेस है इसको मेजर किया जाता है नॉलेज को आइडेंटिफाई करके कि जो वमेंस हैं उन कितनों को नॉलेज है डायरिया के बारे में कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये वमेंस जितनी वमेंस ORT को प्रैक्टिस करती हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको भी इंसेंटिव्स अनाउंस करते हैं। इसीलिए कई सक्सेस स्टोरीज वमेन टू वमेन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग रिपोर्ट की गई थी बहुत सारी एजेंसीज ने और कम्युनिटी वर्कर्स ने, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। इसके बाद है चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी। कहते जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो उसके अंदर ग्रेन्ड होती जाती हैं और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है इन चेंजेस को लेके। प्री और एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं और वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, यानी कि रिसीव कर लेते हैं कोई आइडियाज़ में अगर चेंजेस हों या उस चीज़ के लिए भी एग्री करते हैं अगर कोई ईटिंग हैबिट्स में मॉडिफिकेशंस हों। अगर एक बार कोई नई नॉलेज या आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये जो नए आइडियाज़ होते हैं वो जो बच्चों के कंसेप्ट हैं, बढ़ रहे कंसेप्ट हैं, उसमें फिट आ जाते हैं। स्कूल एक कॉन्जेनिटल इन्वायरमेंट है जो कि इस तरह के चेंज को, ग्रुप प्रेशर जो है वो भी एक पार्ट जो है वो प्ले करता है। अब दूसरों को इमिटेट करने की इच्छा जो है वो उनमें हमेशा ही दिखाई देती है, जैसे कि अपने न्यूट्रिशनल एक्सपीरियंसेस में, है ना, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हैबिट्स में चेंजेस लाने के लिए और लोगों की एटीट्यूड्स में चेंजेस लाने के लिए। एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो दूसरे पर्सन द्वारा ही इन्फ्लुएंस किया जाता है।
जब वो अपने आप को बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करके सेटिस्फाई और डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। जब हम किसी को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं तब हम उसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। अब जो रेफरेंस ग्रुप होता है पर्सन पीयर्स का, वो एक बिहेवियर को भी गाइड करता है, क्योंकि वो विश करता है एक्सेप्ट करने की और पीयर ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप के मेंबर्स द्वारा अप्रूव होने की भी। ओरिजिन ऑफ स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी की शुरुआत कहाँ से हुई? कहते कि विलेजेस और कम्युनिटीज़ जितने भी पूरे वर्ल्ड में हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं वो अपने बड़े भाई बहनों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अभी भी ये जो यंग चाइल्ड केयर टेकर्स होते हैं वो सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलते ही नहीं हैं, बल्कि उनको कैरी भी करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनके कपड़े भी चेंज करते हैं और उनको फीड भी करते हैं। ये छोटे बच्चे के लिए बहुत आम होता है कि वो ज़्यादा टाइम जो है अपने बड़े भाई बहनों की केयर के अंडर गुजारता है रेदर देन हिज मदर और फादर। कई एरियाज़ में क्या है, स्पेशली इंडिया में, जो बच्चे होते हैं स्पेशली गर्ल्स, वो स्कूल को रेगुलरली अटेंड नहीं करते, क्योंकि उनकी घर पर ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रख सकें जब उनकी मदर फील्ड में काम पर जाती हैं। अगर बच्चे इस बारे में ज़्यादा लर्न करते हैं कि छोटे भाई बहनों को कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, उनकी हेल्थ की केयर कैसे करनी है, तो वो उनके वेल बीइंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी में यंग बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अब जो चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी है वो अभी फॉर्मुलेट हुई है। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है कि जो ओल्ड बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, वो केयर टेकर्स होते हैं और रेफरेंस मॉडल होते हैं यंग बच्चों का। चाइल्ड टू चाइल्ड जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि जो ओल्ड बच्चे, बड़े बच्चे हैं, उनको एजुकेट किया जाए और एनकरेज किया जाए ताकि वो अपने आप से कंसर्न रख सकें, अपने खुद के फूड बिहेवियर के बारे में और अपने छोटे भाई बहनों की हेल्थ के बारे में। अब जो बच्चे हैं वो सिंपल प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स को सीखते हैं जो कि न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं और कम्युनिटीज़ के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। वो पास ऑन करते हैं जो वो सीखते हैं अपने सिबलिंग्स को और पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को और साथ साथ नेबर्स को और अपनी पूरी फैमिलीज को। अब जो चाइल्ड टू चाइल्ड प्रोग्राम है वो सबसे पहले शुरू हुआ था 1979 में, जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड की प्रेपरेशन शुरू हो गई थी। डेविड मोरले वो एक हेल्थ वर्कर्स के ग्रुप को और एजुकेटर के ग्रुप्स को एक साथ लेके आया था काफ़ी कंट्रीज से। और ये जो इंटरनेशनल ग्रुप है ये इन्होंने डिज़ाइन किया था एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ एक्टिविटी शीट्स की बच्चों के लिए, जो कि टीचर्स द्वारा और कम्युनिटी वर्कर्स द्वारा ट्राई की गई थी। अब जो एक्टिविटी शीट्स हैं इनको एज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की तरह भी ले सकते थे। ये गाइडलाइंस इवन ये गाइडलाइंस ही थी जिनको कि हम
बच्चों को टीच करने के लिए हेल्प करती थी। किसके बारे में थी ये गाइडलाइंस की? इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड। चाइल्ड टू चाइल्ड जो एक्टिविटी शीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर प्रिपेयर की जाती थी, जिसमें से कुछ के नाम है हेल्दियर फूड फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन विद डायरिया, आर इन्वायरमेंट मेकिंग इट बेटर, इस तरह की थी। ये थोड़े से ही टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। एक्टिविटी शीट्स जो थी वो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर प्रिपेयर की गई थी, उनके खुद के अपने एक्सपीरियंसेस जो कम्युनिटी के रहने वाले लोग थे उनके बेसिस के ऊपर। कहते अभी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी के बारे में कि वो क्या होती है। अब इसके पीछे, स्ट्रेटजी के पीछे क्या रैशनल है कि बच्चे जो हैं वो पीयर ग्रुप प्रेशर से ही सब्जेक्टेड होते हैं। दे आर नॉट, वो अपनी हैबिट्स में अभी सेट नहीं हुए होते हैं, वो ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं और नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये उनकी ग्रोइंग अप और ग्रोथ का ही एक पार्ट होती है। उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और ईगरनेस होती है लर्न करने की। वो एक यूज़फुल ब्रिज बनाते हैं फैमिलीज़ को अप्रोच करने के लिए। उनमें एक कैप्टिव ऑडियंस भी बनाते हैं और वो फ्यूचर पेरेंट्स भी बनेंगे। इसके बाद है हमारा सोशल एंड एजुकेशनल वैल्यूज़ बिहाइंड चाइल्ड टू चाइल्ड। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी के पीछे सोशल एंड एजुकेशनल वैल्यूज़ कौन सी हैं? कहते हम में से हो सकता है कि हम लोगों ने भी कभी ना कभी चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहे हों। इसका क्या एजुकेशनल प्रोसेस है जो कि इक्वली एनकरेज करता है? बच्चे जो हैं वो न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होते हैं, बट वो इसके साथ साथ एंथुसियास्टिक और एनॉर्मस रिसोर्स भी होते हैं। जब हमें चेंज एजेंट से थोड़ी सी भी असिस्टेंट मिलती है, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो तब वो लोग जितनी जल्दी जितना ज़्यादा कर सकते हैं अपनी अच्छी वेलबींग के इम्प्रूव करने के लिए और अपने छोटे भाई बहनों की वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए कम कॉस्ट पे कहते कि न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर के बारे में एक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके से लर्निंग करने के थ्रू जो यंग बच्चे हैं वो फ्यूचर में बेटर पेरेंट्स बन जाएंगे। वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के प्रति ज़्यादा ध्यान भी देंगे। ये बच्चों को ज़्यादा अवेयर बनाते हैं कि वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव और चेंज करने में खुद अपनी एबिलिटी, योग्यता दर्शाएं। कैसे? शेयरिंग और हेल्प करके। चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो स्कूल्स में एक लिबरेटिंग लर्निंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने में मदद कर सकती हैं। ये स्कूलिंग को बच्चों की ज़रूरतों के पास ला सकते हैं, उनकी फैमिली की ज़रूरतें और उनकी कम्युनिटी की ज़रूरतों के
पास जो है वो ला सकते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी के पीछे? क्या प्रिंसिपल्स हैं? लर्निंग की एक्साइटमेंट होती है बच्चों में, अपनी नॉलेज और स्किल्स का इमीडिएटली उनको अप्लाई करके वो लर्न कर लेते हैं अपनी फैमिलीज़ में भी। दूसरा क्या है प्रिंसिपल? जो लर्निंग है वो एक चेन की तरह कंटिन्यू रहती है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक। हर कोई टीच करता है, हर कोई लर्न करता है एक दूसरे से, रेदर देन कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे के टॉप पे होता है उसको सिखाने के लिए। वो अपने आप को भी हेल्प करते हैं और एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं। मेनली वो चीज़ों को बताने की बजाय एक्सपीरियंस करके लर्न करने पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम्स के सिंपल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि डिस्कवरी ढूंढ सकें कि क्या सल्यूशन है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। फिर वो अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके रिस्पेक्ट और ट्रस्ट गेन करते हैं, जैसे कि फैमिली की हेल्थ को मेंटेन करके। अब चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच क्या है? एक बच्चे ने 3 बच्चों को बताया, फिर इसने आगे 3 को बताया, इसने भी आगे 3 को बताया और इसने भी आगे 3 को बताया। रोल ऑफ कम्युनिटी वर्कर्स इन चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़। जो चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ हैं वो कम्युनिटी वर्कर्स जो हैं वो लीड करते हैं। उनको स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स या कोई हो जो वर्कर बच्चों के साथ काम करते हो, जिनको पसंद हो बच्चों के साथ काम करना। पर जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में, और उनको बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज भी करते हैं। अब जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं कई तरीक़ों से। जैसे कि वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्कूल टीचर्स के साथ वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो स्कूल टीचर्स हैं वो चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। जब वो उन बच्चों को मिले थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो कि बीमार थे, तो उन्होंने तब बच्चों को थोड़ी सी चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ बताई थी। स्कूल क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू
बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। स्कूल सिचुएशंस में जो हेल्थ कंसेप्ट्स और स्किल्स होती हैं वो बच्चों द्वारा लर्न की जाती हैं, टीचर्स उनको लर्न करवाते हैं। जैसे ये फिगर 4 है, इसमें बताया गया है टीचर जो है वो बच्चों को लर्न करवाता है और बच्चा जो है ये परफॉर्म कर रहा है। ऐसे जो बच्चे होते हैं ये अपने यंगर भाई बहनों को और दोस्तों को जो कि स्कूल में नहीं है उनको भी ये सारी चीज़ें पास ऑन करते हैं। जो टीचर्स हैं वो एक बेटर पोजीशन में होते हैं ताकि वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करें चाइल्ड टू चाइल्ड आइडिया। ये एक नॉन फॉर्मल कम्युनिटी टीचर्स होते हैं जो कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। Involvement of the non-school children. चाइल्ड टू चाइल्ड क्या है? ये एक रियलिटी है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। आपने इस रियलिटी के ऊपर इसको बिल्ड करना है। आप चाइल्ड टू चाइल्ड जो है स्ट्रेटजी, हेलो, चाइल्ड टू चाइल्ड जो स्ट्रेटजी होती है वो एक रियलिटी है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और ये एक रियलिटी के ऊपर ही बिल्ड कर सकते हैं। हम चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी को बच्चों तक पहुंचने के लिए ही यूज़ करते हैं। ये कौन से बच्चों तक मेनली वो होती है? जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसीलिए जो बच्चे हैं वो चैनल प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम वर्ल्ड के स्कूल के बच्चों तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक वर्ड ही है जहाँ पर यंग बच्चों की हेल्थ की नीड्स जो हैं वो पूरी करना ही महानता मानी जाती है। कई बच्चे पर्टिकुलरली जो गर्ल्स हैं वो स्कूल को कभी कभी मिस कर देती हैं क्योंकि घर पर उनकी ज़रूरत होती है अपने छोटे भाई बहनों को संभालने की। मेल चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को काम में हेल्प करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें। आप एज अ न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेटर जो है इन बच्चों तक पहुंचने के लिए आपको कई तरीकों को देखने की ज़रूरत है जो कि स्कूल नहीं अटेंड करते हैं। स्पेशली ये वो बच्चे होते हैं जिनको चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। कौन सा मेथड है जो कि आप नॉन स्कूल बच्चों के लिए अडॉप्ट कर सकते हो? थोड़े से सजेशंस हैं कि आप कैसे नॉन स्कूल चिल्ड्रन को चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो। बच्चों को एनकरेज करना कि वो कम्युनिटी सेंटर्स में आएँ, जैसे कि आंगनवाड़ी हो गई, अपने छोटे भाई बहनों के साथ सिचुएशंस क्रिएट करना ताकि उन बच्चों को चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा सके। डे केयर सेंटर्स ऑर्गेनाइज करने वर्किंग मदर्स के बच्चों के लिए। ऐसे सेंटर्स जो होते हैं वो बड़े बच्चों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो स्कूल फ्रीली अटेंड कर सकें। उनमें से कई जो होते हैं वो अभी भी स्कूल नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको अपने छोटे भाई बहनों को
कम्युनिटी में उनका ध्यान रख के उनकी हेल्प करनी होती है डे केयर सेंटर से। फिर वो खुद चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने आप से ही टीचर की तरह एक्ट कर सकते हैं, जो कि स्कूल को अटेंड नहीं करते हैं। अगर आप एज अ न्यूट्रिशन एजुकेटर इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं नॉन स्कूल बच्चों को उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ताकि इमीडिएट सॉल्व हो सकें, पर आप एक हेल्दियर कम्युनिटी भी उनके लिए बिल्ड कर सकते हो ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। बच्चों को हेल्प करना उनके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो कि न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी इन द कम्युनिटीज़। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में ट्राइड आउट की जा सकती है, जैसे कि रूरल एंड अर्बन सेटअप्स में, नॉन फॉर्मल स्कूल्स हो गए स्लम्स में, या टेम्परेरी सेटअप्स हो गए जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हॉस्पिटल्स में, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। फॉर एग्जांपल, जो पार्टिसिपेटरी और एक्टिविटी ओरिएंटेड चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजीज होती हैं वो कहाँ पर एक्सपेरिमेंट की जाती हैं? मोबाइल क्रैचेस में एक्सपेरिमेंट की जाती हैं, जो कि बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्पेशली माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 8000 बच्चे जो हैं एक साल में उनको अप्रोच किया जाता है। इसी तरह से KEM जो हॉस्पिटल्स होते हैं स्लम प्रोजेक्ट्स में, मेनली जो बॉम्बे में इम्प्लीमेंट हुआ था 1979 में, रुइया हॉस्पिटल तिरुपति के रूरल एरिया में, नेशनल NCRT जो है चाइल्ड टू चाइल्ड प्रोजेक्ट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल्स दिल्ली के 1986 में। कई सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि कंट्री के कई पार्ट्स में रिपोर्ट की गई हैं। इस स्ट्रेटजी के थ्रू हेल्थ और न्यूट्रिशन पे इंफॉर्मेशन के अलावा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जैसे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, शेयरिंग और केयरिंग, जो कि लंबे समय तक चल सकती है, बच्चों की लाइफ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी को फील्ड में टेस्ट किया जाता है, स्कूल्स में भी और रूरल एरियाज़ में भी, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है ताकि वो इफ़ेक्टिव हों न्यूट्रिशन की कुछ प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में और कम्युनिटी में हेल्थ, न्यूट्रिशन और हेल्थ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में इफ़ेक्टिव हो। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाइल्ड टू चाइल्ड प्रोग्राम के लिए एंथुसियास्टिक होते हैं। कई नए तरीके हैं जो कि चीज़ों को करने के लिए बनाए गए हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी स्ट्रेंज दिखाई देते हैं। कम्युनिटी द्वारा जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सेप्ट करने का रीज़न एक ये भी है कि कम्युनिटीज़ जैसे कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी यूज़फुल एक्टिविटीज़ में, अदरवाइज़ जो बच्चे हैं वो अनवांटेड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। इन मेजरेबल रिजल्ट्स के बिना कॉपरेशन, कंसर्न, फन जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटी के थ्रू। फाइनल इफ़ेक्ट क्या होता है बच्चों के ऊपर कि जब वो ग्रो अप होते हैं और वो पेरेंट्स बनते हैं और शायद लीडर्स बनते हैं कम्युनिटीज़ के, तो हम उस मोमेंट को नहीं जानते हैं, पर जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। जो अपेंडिक्स 2 है वो है हमारा न्यूट्रिशन एजुकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। इसको शुरू करने से पहले एक बार हम ऊपर का दोबारा देख लेते हैं।
यूनिट 20 जो हमने देखी थी वो थी हमारी असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसमें हमने मेथड्स पढ़े थे न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे असेस करना है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, क्लिनिकल मेथड, बायोकेमिकल असेसमेंट और डाइटरी सर्वे। इसके बाद था हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बाद हमारा अपेंडिक्स था वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी और चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी। इसके बाद हमारी सेकंड स्ट्रेटजी आती है जी, और सेकंड अपेंडिक्स हमारा है न्यूट्रिशन एजुकेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यूट्रिशन एजुकेशन के जो टूल्स और टेक्निक्स हैं आज की क्लास हम यहीं पर ओवर कर देते हैं। रिस्पेक्टेड लर्नर्स, मैं एक बार फिर से यही बात रिपीट कर रही हूँ कि ये जो आपकी क्लासेस हैं यूनिट 1 to 19 की जो आपकी क्लासेस हैं ये ऑलरेडी निर्माण कैंपस ऑफ सुनाम के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा निर्माण कैंपस सुनाम करके, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी बहुत इजीली से। अगर नहीं मिलती हैं आपको वो वीडियोस तो हम फिर मैं जब आपकी ये क्लास ख़त्म होगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक जो हैं वो शो होने लग जाएंगे तो आप वो लिंक को भी एक्सेस करके जो है क्लास को चला सकते हैं। कई बार क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं कई स्टूडेंट्स ड्यू टू सम रीजंस। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर कर देते हैं। न्यूट्रिशन एजुकेशन में एक्चुअल में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले कि न्यूट्रिशन एजुकेशन है क्या, न्यूट्रिशन एजुकेशन को कैसे प्लान किया जाता है, हम कैसे इसको हमें अचीव करना चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं जो हमें यूज़ करनी है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन हो गई, ग्रुप डिस्कशन एंड डिसीजन हो गया, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कम्युनिटी सेल्फ सर्वे, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन से टूल्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं। इसके बाद उन्होंने एजुकेशनल एड्स और टूल्स को कैसे बनाना है उसके बारे में भी बताया हुआ है। ये प्रॉपर मेथड्स बताए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा कि फ्लैनल बोर्ड्स को कैसे बनाना है, फ्लैश कार्ड्स को कैसे बनाना है ना। फिर ये देखिए ये हमारे अपेंडिक्स 3 जो हैं उसमें हमारा एवरेज वेट आ गया है कि जब बच्चा बर्थ था तो उसका वेट कितना होना चाहिए, बॉय है तो गर्ल है तो कितना, ये मंथ्स के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है। जैसे कि ये 12 मंथ्स 1 साल हो गया, 24 मंथ्स 2 साल, 36 4, 48 3 साल 36 पे हो गया, 48 पे 4 साल हो गए 4 ईयर्स, 60 मंथ पे 5 साल हो गए और 72 पे 6 साल हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है हाइट। हाइट का भी ऐसे ही उन्होंने मंथ वाइज दिया हुआ है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का एवरेज वेट बाय लेंथ ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, ये है जब हमने डाइटरी इनटेक लेना है तब हमने 24 आवर रिकॉल मेथड जो है वो लेना है और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है ना। पहले पेशेंट की सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, फिर उसकी सोशो इकोनॉमिक डिटेल्स, कोई ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटस है तो वो, डाइटरी इनटेक हो गया,
ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने लेनी है जब हमने डाइटरी सर्वे करना है। इसके बाद हमारा बचता है सेकंड अपेंडिक्स, न्यूट्रिशन एजुकेशन के टूल्स और टेक्निक्स। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।